बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन 8 दिसंबर दिन पीर का और साल 2025 प्रोग्राम का आगाज़ हम करेंगे। एक ख़बर है बड़ी तबाही की और दूसरी ख़बर है बड़े ख़तरे की। तो बड़ी तबाही भी टल गई है और जो ख़तरा था वो ख़तरा भी टल गया है, लेकिन एक ख़तरा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए मौजूद है। वो ख़तरा जुड़ा है खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला सोहेल अफरीदी से। इन 3 मुख्तसर ख़बरों से अपने व्लॉग का आगाज़ करेंगे और उसके बाद आप नाज़रीन को ये बताएंगे कि डकी भाई, जिन्हें NCCI की तरफ से गिरफ़्तार किया गया था गैम्बलिंग ऐप की प्रमोशन करने पर, अब रिहाई के बाद डकी भाई ने क्या बड़ा फ़ैसला किया है। और फिर इमरान खान ने फील्ड मार्शल की वो कौन सी रिपोर्ट है जिसे एक्सेप्ट करने से इनकार किया। लेकिन आज प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें, वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। पहले नाज़रीन ख़तरे की बात कर लेते हैं। आज इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट अदालत में जो ईमान मिज़ारी और अली हादी चट्टा के ख़िलाफ़ जो मुकदमा था, जिसमें सिर्फ इतनी कार्रवाई होनी थी कि जो प्रोसिक्यूशन के वकील थे वो तो अपने दलाइल दे चुके थे और अली हादी चट्टा और ईमान मिज़ारी के वकला ने आज हतमी दलाइल देने थे। लेकिन आज अदालत में प्रोसीड ये हुआ है, यह अदालती कार्रवाई सिर्फ इतनी रही है कि दोनों मुल्ज़मान के जो वकला हैं उनकी तरफ से कहा गया कि हमने ये मुकदमा आपकी अदालत से दूसरी अदालत में ट्रांसफ़र की जो एप्लीकेशन फ़ाइल की है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेंडिंग पड़ी है और जल्द उस पर समाअत का इम्कान है। तो लिहाजा आप इस केस को प्रोसीड ना करें अनलेस जब तक इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फ़ैसला ना हो जाए। तो जज साहब ने इस केस की समाअत को 15 दिसंबर तक मुलतवी कर दिया है। तो 15 तक तो फिर इस केस का फ़ैसला नहीं आ रहा, जो कि आज एक्सपेक्टेड था कि जज अफजल मंजूका साहब हतमी दलाइल सुनने के बाद रियासत के ख़िलाफ़ इदारों को मलाइन करने का जो मुकदमा है ईमान मिज़ारी अली हादी चट्टा, उसका फ़ैसला सुना देंगे। तो अब तो 15 तक ये मामला फ़ैसले का टल चुका है। लेकिन इसके साथ साथ नाज़रीन, तहरीक इंसाफ के लिए क्या ख़तरा मौजूद है, जो कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी पे खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला सोहेल अफरीदी को इलेक्शन कमीशन ने समन किया था। आखिरी जो 4 दिसंबर को समाअत थी उसमें तो इलेक्शन कमीशन की कोर्ट ने अफरीदी साहब को इस्तना दे दिया था और अफरीदी साहब इस्लामाबाद आए थे और NFC की मीटिंग को उन्होंने अटेंड किया था। अब ये मुकदमा 10 दिसंबर को समाअत के लिए इलेक्शन कमीशन ने दोबारा लगा लिया है और 10 दिसंबर के लिए सोहेल अफरीदी को ज़ाती अपीयरेंस का नोटिस कर दिया है और 10 दिसंबर के लिए जो अहलिया उमर अयूब हैं उनको भी ज़ाती हैसियत में बुला लिया गया है। तो यहाँ पर कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी का जो ख़तरा है वो खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला के लिए मौजूद है कि उन्होंने कोड ऑफ कंडक्ट और कानून की मौजूदगी में कैसे जाके उस हलके में बतौर वज़ीर आला NA 18 में हरीपुर में असरअंदाज होने की कोशिश की। अब आ जाते हैं कि बड़ी तबाही से कैसे बचाया गया। अब ये तबाही वाली ख़बर क्या है। ख़बर नाज़रीन है कि 12 अफराद को गिरफ़्तार किया गया है। 12 अफराद को गिरफ़्तार किया गया है और ये गिरफ़्तारी काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट पंजाब की जानिब से की गई है और ये 12 लोग गिरफ़्तार होते हैं फैसलाबाद से। फैसलाबाद पाकिस्तान का पंजाब का एक बड़ा शहर है और इन पे इल्ज़ाम क्या है 12 लोगों पे। इन पे इल्ज़ाम ये है कि इनके इंडियन एजेंसी रॉ के साथ ताल्लुकात थे। ये लोग रॉ के पेरोल पे थे और रॉ की जानिब से इंस्ट्रक्शन पर ये पाकिस्तान के इलाकों में कार्रवाई करते थे या कार्रवाई करने जा रहे थे। अब तक की इतनी जो तफ्तीश हुई है उसके मुताबिक, और इन लोगों से नाज़रीन CTD ने बारूदी मवाद बरामद किया है, असलहा बरामद किया है, डेटोनेटर बरामद किए हैं, ID बम बरामद किए हैं और नकदी भी इनसे बरामद हुई है। और इसके साथ साथ हसास मकामात की जो तस्वीर हैं वो भी इनसे बरामद की गई हैं। अब फैसलाबाद से इन 12 लोगों को गिरफ़्तार करने के बाद हसास मकाम पे मुंतकिल करके इनसे मज़ीद तफ्तीश की जा रही है। अब आप सोचें कि 12 अफराद जो गिरफ़्तार हुए हैं CTD की जानिब से, जो इनसे चीज़ें बरामद हुई हैं, ये न जाने कितनी बड़ी तबाही पंजाब में या पाकिस्तान के किसी शहर में करने जा रहे थे। तो ये बड़ी तबाही का ख़तरा, ये जो 12 लोग उस तबाही के ज़िम्मेदार हो सकते थे, इनको गिरफ़्तार कर लिया गया है। अब आते हैं डकी भाई की ख़बर पे बात करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि डकी भाई को अगस्त 2025 में गिरफ़्तार किया गया था। इल्ज़ाम क्या था उनकी ज़ात पे
कि ढकी भाई ने गैम्बलिंग एक्ट की प्रमोशन की है। और अगर आप हमें पिछले कुछ अरसे से मुसलसल सुनते चले आ रहे हैं तो मैंने एक व्लॉग में कहा था कि बिल्कुल गैम्बलिंग ऐप की परमिशन नहीं होनी चाहिए। लेकिन ये सिर्फ कार्रवाई ढकी भाई के ख़िलाफ़ क्यों की जा रही है? गैम्बलिंग ऐप की प्रमोशन सिर्फ ढकी भाई ने तो नहीं की, ढकी भाई से और बड़े बड़े पाकिस्तान की नामवर शख्सियात वो भी इस प्रमोशन में मुलविस थे, फिर उनको क्यों नहीं गिरफ़्तार किया गया, उनके खिलाफ़ कार्रवाई क्यों नहीं की गई? अब ढकी भाई जिन्होंने कल व्लॉग किया और जब मैं ये प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मैंने जो उनके स्टैट देखे हैं ढकी भाई के उस व्लॉग के, 100 दिन की रिहाई के बाद जो आके वो पहला वीडियो लॉन्च करते हैं, उसके कोई 8 मिलियन के करीब व्यूवर हो चुके थे, यानी उसकी व्यूवरशिप 8 मिलियन को क्रॉस कर चुकी थी। अब उसमें ढकी भाई ने बताया कि कैसे मुझे गिरफ़्तार करने के बाद दौरान तफ्तीश जब मेरा जिस्मानी रिमांड लिया जा रहा था, मुझे बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया गया, मुझसे करोड़ों रुपए की रिश्वत ली गई, मुझे थप्पड़ मारे गए, मेरे साथ बदसलूकी बदतहज़ीबी की गई और दौरान हिरासत दौरान फ़िज़िकल रिमांड 7 या 8 साल का बच्चा था जिसे मुझे दौरान हिरासत दिखाया गया और उस बच्चे से मुझे गालियां दिलवाई गईं। ना सिर्फ उस बच्चे ने गालियां दी, जो तफ्तीशी था, जो मरकज़ी मतलब जो किरदार थे सरफराज साहब NCCI के जो डायरेक्टर थे या जो भी थे, कि वो भी गालियां देते थे, मुझे मेरे सर के पीछे थप्पड़ मारे जाते थे और मुझसे जो भी पूछना था वो मैं उनको ऑलरेडी पहले दिन ही बता चुका था। अब नाज़रीन इसका आप अंदाज़ा करें कि ढकी भाई जो अपने 100 दिन की दास्तान बता रहे थे अपने व्लॉग में, 40 मिनट का व्लॉग था या जितने भी मिनट का व्लॉग था, अब वो अपनी दास्तान जो उनके साथ बीती है, जो बदसलूकी जो तशद्दुद उन पे किया गया, वो बताते हुए रो पड़े, वो दास्तान बताते हुए रो पड़े, आप दीदा हो गए। अब आप अंदाज़ा करें कि जब ये शख्स हिरासत में था तब इसके साथ क्या बीती होगी, इसके साथ किस किस्म का जुल्म और तशद्दुद किया गया होगा और किन लोगों ने किया? रियासती इदारों के लोगों ने किया, रियासत के ज़िम्मेदारान अफसरान ने किया। तो ढकी भाई के ब्लॉग ने हिला के रख दिया और ढकी भाई ने अपने ब्लॉग में माफ़ी भी मांग ली कि मुझसे अगर कोई गलत कोई चीज़ होगी है मैं उसकी माफ़ी मांगता हूँ। और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि मैं ये नहीं कह रहा कि मेरे ख़िलाफ़ केस ख़त्म कर दें, मैं अदालत के साथ तावन करूँगा, मुकम्मल तावन करूँगा, अदालत में जाऊँगा, अपना केस पेश करूँगा, जो भी अदालत का फ़ैसला होगा उस फैसले को भी खुले दिल के साथ मैं एक्सेप्ट करूँगा। लेकिन इसमें उन्होंने शुक्रिया अदा किया, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का और DGMI का शुक्रिया उन्होंने अदा किया कि उनकी कोशिशों की बदौलत हमें ये रिहाई मिली और वो बदतरीन किरदार जो हम पे जुल्म कर रहे थे, बदसलूकी कर रहे थे, उनको गिरफ़्तार किया गया। और ढकी भाई ने ख़ुद इस बात की वजाहत भी कर दी कि उन बिग ब्रदर्स की तरफ से कहा गया था कि हमारी अप्रिसिएशन करने की ज़रूरत नहीं। अब ये सारी कार्रवाई क्यों हुई? NCCI के वो अफसरान जो ढकी भाई जैसे लोगों को पकड़ के अपनी ज़ाती अना को भी तस्कीन पहुंचा रहे थे, मेन स्ट्रीम मीडिया में आना चाहते थे, लाइमलाइट में आना चाहते थे, पैसे बनाना चाहते थे, अब वो ख़ुद हिरासत में हैं, उनके ख़िलाफ़ केस चल रहा है। NCCI के अफसरान ने अपनी मुलाजमतों से इस्तीफ़े भी दे दिए हैं जिनके नाम आए थे। लेकिन इससे एक चीज़ नाज़रीन जो इस्टेब्लिश होती है, क्योंकि ये सब कुछ ढकी भाई के साथ किया गया, इसमें इदारों का नाम इस्तेमाल हो रहा था, एस्टेब्लिशमेंट का, मिलिट्री इंटेलिजेंस का, सिक्योरिटी इदारों का, इंटेलिजेंस इदारों का, कि ये जो कुछ हम कर रहे हैं इसमें उनके आशीर्वाद, उनकी हमें सपोर्ट हासिल थे। वो सरफराज साहब कहते थे अपनी तफ्तीश में। अब जब ये इदारों तक बात पहुंची है, जैसे भी पहुंची, इस गहराई में हम नहीं जाएंगे कि इदारों तक बात कैसे पहुंची, लेकिन जब भी बात पहुंची तो इदारे की तरफ से एक्शन लेके इन लोगों को गिरफ़्तार किया गया और गिरफ़्तार करने के बाद फिर उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई हुई। वो सारे लोग पकड़े गए, आज कानून के कटहरे में हैं, आज वो लोग कानून के कटहरे में हैं। तो बताने का मतलब ये है कि हमारे इदारों में अकाउंटेबिलिटी का क्योंकि ऐसा निज़ाम नहीं है, हालांकि सब कुछ सामने नज़र आ रहा होता है। अगर हम सिर्फ फ़ौज के इदारे की बात करें तो उस इदारे में तो अगर किसी के बारे में कोई ऐसी भनक पड़ जाती है कि वो करप्शन में इन्वॉल्व है, वो पैसे बना रहा है, उसके खिलाफ़ फौरी तौर पे एक्शन होता है, उसका फील्ड मार्शल, कोर्ट मार्शल किया जाता है, उसके खिलाफ़ मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल चलता है, उसको सज़ा दी जाती है। लेकिन हमारे जो इस तरह के इदारे हैं, FIA है, NCCI है,
पुलिस है और इदारे हैं, सबको पता होता है कि ये जो शख्स है, हमारे इदारे का जो ऑफिसर है, इसके पास इसने असासे जो हैं, इसने जो इतना शानदार किस्म का घर बना रखा है, इसका जो पहनावा है, इसका जो रहन सहन है, ये तनख्वाह में पूरा तो नहीं हो सकता। लेकिन उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती, खामोशी होती है। यहाँ पे कैसे कार्रवाई हुई? क्योंकि इदारों का नाम आ रहा था, अस्करी इदारों का, इंटेलिजेंस इदारों का नाम आ रहा था, तो ये एक्शन हुआ और ये लोग जो है वो कानून की पकड़ में आ गए, कानून के कटहरे में आज खड़े अदालती कार्रवाई को फेस कर रहे हैं। अब इस चीज़ को अगर आप कंपैरिजन करें, रकीब भाई ने तो शुक्रिया अदा कर दिया, फील्ड मार्शल का भी कर दिया, इंटेलिजेंस जो चीफ़ हैं DG MI उनका भी शुक्रिया अदा कर दिया। लेकिन बात यह है कि जब ये इसी तरह की एक रिपोर्ट आसिम मुनीर साहब जब DG ISI थे उनकी तरफ से पेश की गई इमरान खान साहब को कि आपके घर में ये सब कुछ हो रहा है, ये करप्शन हो रही है, ये पैसे बनाए जा रहे हैं, करप्शन हो रही है, पैसे बनाए जा रहे हैं, तो इमरान खान साहब का क्या रिएक्शन था? यहाँ पर तो जब आसिम मुनीर साहब के इदारे का नाम आया, उनके इदारे की इंटेलिजेंस एजेंसी का नाम आया, तो फौरी तौर पे ना सिर्फ एक्शन लिया गया बल्कि उन लोगों को पकड़ा भी गया। लेकिन दूसरी तरफ जो मिस्टर नीट एंड क्लीन थे, जो अपने आप को सादिक और अमीन कहते थे, जब उनको रिपोर्ट दी गई कि आपका घर, बनी गाला का घर इस्तेमाल हो रहा है, पैसे बनाए जा रहे हैं, नोट छापे जा रहे हैं, तो इमरान खान साहब ने उस पर एक्शन लेने की बजाय क्या किया? इमरान खान साहब ने उस शख्स को DG ISI के ओहदे से हटवा दिया फौरी तौर पे, और उसकी जगह पे इमरान खान साहब जो है वो नया DG ISI ले आए, और वो रिपोर्ट मुरतब करने पे जो कि खान साहब को दिखाई गई, पहले तो बताई गई फिर खान साहब को दिखाई गई, उस रिपोर्ट के बाद मिस्टर नीट एंड क्लीन मुबैना तौर पे, जिनका कच्चा चट्टा खुल चुका है 190 मिलियन में, कि कैसे मलिक रियाज के जो बरतानिया में पकड़े गए पैसे थे वो पाकिस्तान में ला के मलिक रियाज के अकाउंट में कैसे एडजस्ट करवाए गए, और उसके एवज़ फिर अलकादर ट्रस्ट कैसे बना, अलकादर यूनिवर्सिटी कैसे बनी, उसकी सैकड़ों एकड़ ज़मीन कैसे हासिल की गई, अलकादर यूनिवर्सिटी को खड़ा करने के लिए, उसका स्ट्रक्चर बनाने के लिए, उसकी इमारत बनाने के लिए मलिक रियाज से क्या सपोर्ट तलब की गई, कहाँ कहाँ पे मुलाकातें होती रहीं, शहजाद अकबर के बरतानिया के कैसे दौरे होते रहे, बनी गाला में क्या मुलाकातें, और फिर उस मामले पे जो काबीना का रोल था इमरान खान साहब की काबीना का, कि कैसे वो पैसे पाकिस्तान में आके NCCI को तो बताया गया था कि पाकिस्तान के अकाउंट में पार्क होंगे, मलिक रियाज के अकाउंट में पार्क करवाया गया, और मंजूरी किससे ली गई? वफाकी काबीना से मंजूरी ली गई। इमरान खान साहब ने अपनी काबीना को भी अंधेरे में रखा, बंद लिफाफों पर उनसे मंजूरी ली गई। तो उस वक्त जब ये रिपोर्ट इमरान खान साहब को पेश की गई, उनके घर में क्या कुछ चल रहा है, तो इमरान खान आसिम मुनीर के दुश्मन बन गए थे, उस वक्त से दुश्मन बन गए थे, और उनको ओहदे से हटा के फैज़ अमीर साहब को DG ISI बनवाया गया था। तो ये भी आप कंपैरिजन कर लें, एक इदारा है, उस इदारे में अगर करप्शन का कहीं नाम आता है या इदारे का नाम इस्तेमाल होता है तो फौरी तौर पे एक्शन लिया गया, लोगों को कानून के कटहरे में, इवन के फैज़ अमीर के ख़िलाफ़ भी ट्रायल हो रहा है, उनका भी फ़ैसला एक्सपेक्टेड है कि जल्द वो फ़ैसला सुना दिया जाएगा फील्ड मार्शल का फैज़ अमीर के ख़िलाफ़। लेकिन यहाँ पर आप ये देख लें कि जो ख़ुद को सादिक और अमीन कहते थे, अदालत ने जिसको सादिक और अमीन डिक्लेयर किया था, वो क्या कर रहे थे। इजाज़त चाहते नाज़रीन, पाकिस्तान जिंदाबाद।